बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबाजीज़ यूट्यूब चैनल की जानब से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और खुश खुश होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी खुशी में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और उनमें हमेशा इस तरह आप हमेशा इसी तरह खुश खुश ज़िंदगी बसर करते रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे हमेशा इल्तिमास होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहता है। मालूम के साथ तबीयत मेरी बहुत सख्त ख़राब है 2-3 रोज़ से, तो बीच में अगर कोई डिस्टर्बेंस हो तो गाइड नहीं कीजिएगा। तो हमें आपकी राय का इंतज़ार रहता है और हमारी कोशिश होती है कि फर्दर सबके कमेंट्स के जवाब दिए जा सकें। शुक्रिया। तो चलते हैं आज के अहम मौजू की तरफ। हमारे पास आज का मौजू एक ही है और वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का पास हो जाना। पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो उस अफरीद को, उस फितरे को जो अदालतों में बैठकर कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे थे, उस अफरीद को हुकूमत पाकिस्तान ने बोतल में बंद कर दिया। उस जिन को हुकूमत पाकिस्तान ने बोतल में बंद कर दिया है। कल मैं टीवी पर देख रहा था, रात को भी लोगों की तबसे थे मुख्तलिफ, तो बहुत बड़े बड़े कानूनदान जिनकी हमदर्दियाँ दूसरी तरफ है, हुकूमत के मुखालफिन है, वो ये कह रहे थे कि जी आज़ाद अदलिया का तस्वर आज से ख़त्म हो गया है और अदलिया की आज़ादी को जो है सलब कर लिया गया है और अब ये अदलिया आज़ाद नहीं रही। मैं उनसे सिर्फ एक सवाल करना चाह रहा हूँ, वो इस चीज़ को तस्लीम करते हैं ना कि इस आईनी तरमीम से पहले अदलिया आज़ाद थी, मुकम्मल तौर पर आज़ाद थी। तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि उस आज़ादी के नतीजे में अदलिया ने मुल्क कौम को क्या दिया? क्या वो एक फ़रीक के तौर पर मुल्क कौम की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़, हुकूमत वक्त की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़, जायज़ ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ उन्होंने काम नहीं किया? क्या उन्होंने एक फ़रीक बनकर एक पार्टी की हिमायत नहीं की? क्या उन्होंने एक फ़रीक बनकर नाजायज़ फ़वायद एक पार्टी को नहीं दिए? तो फिर अगर इसका नाम आज़ाद अदलिया है तो बसात एहतराम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं कि हमें ऐसी आज़ाद अदलिया नहीं चाहिए, कि जो अदलिया लोगों को ऐसा इंसाफ देगा जिसकी डिमांड ही ना की गई हो, जो अदलिया से मांगा ही ना किया और अदलिया उसकी झोली में डाल दे दूसरे फरीक से पूछे बगैर। फिर जब अदलिया से उनके अहकामात की क्लैरिफिकेशन के लिए किसी आईनी इदारे की तरफ से लेटर भेजे जाएँ तो उसकी वजाहत करने की बजाय सिर्फ ये कहा जाए कि जी आप अदलिया के अहकामात पर अमल करने के पाबंद हो और आप उस पर अमल करें। बस आइन और कानून की ये बेतौकीरी जो हमने इस आज़ाद अदलिया के दौर में देखी है, ना उससे पहले देखी ना उससे बाद में देखेंगे। और ये आज़ाद अदलिया नहीं थी, इन्होंने एक जुडिशल मार्शल लॉ नाफिज किया हुआ था। लोग कहते हैं जुडिशल एक्टिविज्म, नो, इट वाला जुडिशल मार्शल लॉ। और इसकी इब्तिदा इफ्तिखार चौधरी के दौर से हुई। वो इफ्तिखार चौधरी जिन्होंने आमिर के दौर में पीसीओ पर हल्फ उठाया, लेकिन बाद में जब उनको ये नजर आया कि वो चीफ जस्टिस नहीं बनाए जा रहे तो उन्होंने उस आमिर से बगावत कर दी और उसके नतीजे में वोकला की एक तहरीक शुरू हुई और उनको रिस्टोर किया गया। लेकिन रिस्टोर करने में जमहूरी क़ुव्वतों का हाथ था। जमहूरी मुंतखब हुकूमत ने उनको रिस्टोर किया और उसके बाद उस जमहूरी हुकूमत के साथ उन्होंने जो कुछ किया वो सबके सामने है और वो सिलसिला जो वहाँ से चला आज तक चलता आ रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि इस हुकूमत ने उस बेकाबू जिन को काबू में करके एक बोतल में बंद कर दिया है। आईनी तरमीम की गई हैं, कोई बाहर से कोई चीज़ नहीं लाई गई, सिर्फ ये किया गया है कि जजेस का, जो चीफ जस्टिस का इंतखाब होगा वो 3 सीनियर मोस्ट जज में से होगा। तो भाई क्यों ना हो, ये ज़रूरी नहीं है कि जो सीनियर मोस्ट जज है वो चीफ जस्टिस बनने का अहल भी है। काबिलियत और सीनियरिटी में बहुत फ़र्क होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो चीफ जस्टिस
सीनियर मोस्ट जज है तो अहल भी है इस ओहदे को रखने का। आप देख सकते हैं कि मिलिट्री में भी जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर किया जाता है तो उसमें सीनियरिटी के लिहाज से 5 जो जनरल होते हैं उनके नाम भेजे जाते हैं, 5 सीनियर मोस्ट जनरल्स के, और उनमें से वज़ीर आज़म का हक होता है कि वो आर्मी चीफ के मशवरे से जिसको मर्ज़ी है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर दे। और ये प्रैक्टिस शुरू से चली आ रही है और हमेशा एक आध मौके के अलावा बाकी हमेशा टॉप पोस्ट जो सीनियर जनरल था उसको कभी भी आर्मी चीफ नहीं बनाया गया, ज़्यादातर दूसरे या तीसरे नंबर पर, बल्कि 5वें नंबर वाले को भी बनाया गया। तो ये जजेस जो हैं ये कोई मुकद्दस गाय नहीं है कि एक सीनियर जज है तो वही ज़रूरी है कि वो चीफ जस्टिस बनेगा, क्योंकि उसके जहन में एक चीज़ होती है कि मैंने चीफ जस्टिस तो बन जाना है, तो फिर मुझे किस चीज़ का खौफ है, और उससे वो शुतरा बेमहार की तरह अपनी मर्ज़ी के फैसले करना शुरू कर देते हैं। उसकी एक मिसाल हमने देखी है, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के बाद जो सीनियर मोस्ट जज साहब हैं उनको जब इस चीज़ का पता चला, जब वज़ीर कानून आलम नज़ीर तारड़ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा और उस दूसरे सीनियर मोस्ट जज के साथ बैठ कर मुशावरत की कि हम आइनी तरमीम लाना चाह रहे हैं, तो उसमें काजी फैज़ ईसा साहब ने तो ओके कर दिया कि ठीक है ये पार्लियामेंट का हक है, वो ला सकती है। लेकिन वो जो दूसरे सीनियर मोस्ट जज हैं उनके कान खड़े हो गए कि अगर ये आइनी तरमीम आ गई तो फिर उनका चीफ जस्टिस बनना मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले देना शुरू कर दिए कि जो किसी कानून की किताब में लिखे नहीं जा सकते, और ना ही किसी कानून के तहत उन्होंने फैसले किए, ना ही कोई कानून उस चीज़ की जो है हिमायत करता है कि ये जो फैसले किए गए वो कानूनी तौर पर दुरुस्त है। ये वो फैसले हैं जिनकी नज़ीर किसी अदालती फैसले में नहीं दी जा सकेगी। किसी अदालत में कोई केस होगा, जैसे उनकी मिसालें दी जाती है कि फ़लाँ केस में ये फैसला किया गया तो उसको बदल कर जाए, तो इसकी मिसाल भी नहीं दी जाएगी। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के फैसले की मिसाल कभी नहीं दी जाती क्योंकि वो फैसला गलत था। तो इसी तरह इन्होंने जो फैसले गलत किए उनकी मिसाल भी कहीं नहीं दी जा सकेगी, लेकिन जो डैमेज होना थी वो हो चुकी। उसके बाद अब डैमेज का कोई इम्कान नहीं है, और इंशाअल्लाह अब जो है तमाम जजेस राह रास्त पर रहेंगे और आगे चलते रहेंगे। अभी मैं देख रहा था मुख्तलिफ लोगों में ये चेवेगोयाँ हो रही थी कि इस आईनी तरमीम के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के 8 जज जो हम ख्याल ग्रुप कहलाता है, जिन्होंने ये तरमीम के ख़िलाफ़ फैसले भी दिए थे, वो 8 जज जो हैं वो इस्तीफ़ा दे देंगे और कोर्ट छोड़ के चले जाएंगे। और मैंने उस वक्त कहा था कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसी मराहत हासिल करते हैं ये जजेस जो पाकिस्तान में किसी को हासिल नहीं है। 16-16 लाख रुपए सैलरी, उसके बाद उनके अनलिमिटेड बिजली के बिल, अनलिमिटेड फ़ोन कॉल्स, अनलिमिटेड पेट्रोल और अनलिमिटेड ट्रैवलिंग अलाउंसेस, और उसके साथ और भी बहुत सारी मराहत होती हैं। और फिर शाहाना अंदाज का जो ना घर को दिया जाता है वो, और उसके बाद जो नौकर होते हैं, पूरा एक पूल होता है ट्रांसपोर्ट का, कारों का जो उनके हवाले होता है वो, ये मसबरात। और फिर उसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी अगर जज का इंतकाल भी हो जाए तो उसकी फैमिली को पूरी की पूरी सैलरी जो होती है उसको वो ले रहा होता है, आखिर पर 16 लाख है या 15 लाख है, वो पूरी सैलरी उनको पेंशन के तौर पर मिलती रहती है। तो ऐसी बरात कहाँ से मिलेगी? कौन सा ऐसा जज है जो इसको छोड़ के चला जाएगा? और वही हुआ है, कल फैसला हुआ, आईनी तरमीम हुई, और आज सुबह वही जज जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो छोड़कर चले जाएंगे, सुबह सुबह वो बेंच में बैठे हुए थे और मुकदमात की समाअत कर रहे थे। तो आईनी तरमीम बहुत ही आरक्रेजी, बहुत ही मेहनत और बहुत काविशों के बाद पास हुई है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये आईनी तरमीम पास हो जाएगी, लेकिन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इसमें बहुत हाथ है, और इस चीज़ को सारे हल्के सराह भी रहे हैं और इस चीज़ को कन्फर्म भी कर रहे हैं और इसको एडमायर भी कर रहे हैं, एप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि उन्होंने जितनी मेहनत की उन्हीं का कमाल था। बिलावल भुट्टो नौजवान और ज़हीन और ज़ेरक सियासतदान है, सियासत उनकी घुट्टी में है, अपनी माँ से अपने बाप से उन्होंने सियासत सीखी है, और ये सियासत उनके ख़ानदान में उनके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो से आई। तो वो जिस काम में हाथ डालते हैं उसको पाया तकमील तक पहुंचा के रहते हैं, और अनफेयर मीन्स वो इस्तेमाल नहीं करते। मज़े की बात यह है कि ये जो ढंडोरा पीट रहे थे पीटीआई वाले कि जी हमारे बंदे उठा लिए गए और हमारे जी और हमारा, उनके किसी बंदे ने वोट ही नहीं डाला, क्योंकि हुकूमत के पास वोट पूरे हो चुके थे और उसमें
मौलाना फजल रहमान साहब की मेहरबानी का हाथ था। उनको भी जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही दानिशमंदी के साथ उसमें तरमीम में कुछ अमेंडमेंट्स कराई, उसमें कुछ इस्लामिक क्लॉज उसमें ऐड कराई, और उसके बाद उन्होंने तरमीम के हक़ में वोट दे दिया। तो उसके बाद उनको किसी उसके लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी दूसरी पार्टी के वोट की। हाँ, वो लोग तैयार थे कि इन केस एट द 11th आवर अगर किसी वोट की ज़रूरत पड़ जाए तो पीटी के बहुत सारे लोग तैयार बैठे होते जो इस अमेंडमेंट की जो है आईनी अमेंडमेंट के हक़ में वोट देते। बहुत से लोग, कम से कम 13 लोग थे जो तैयार बैठे हुए थे। फिर पीटीए को एक और हजीमत का सामना करना पड़ा। उन्होंने गुज़श्ता 4-5 दिनों से शोर मचाया हुआ था कि शाह महमूद कुरैशी के बेटे जो है ज़ैन कुरैशी वो अगवा कर लिए गए, वो गायब है। उनका इशारा एजेंसियों की तरफ था, उनका इशारा हुकूमत की तरफ था। और आज सुबह सुबह ज़ैन कुरैशी का बयान आ गया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं रोपोश हुआ हुआ था अपने वालिद की एडवाइस पर। उन्होंने मुझे हिदायत की थी कि मैं अंडरग्राउंड हो चुकी, तो मैं अंडरग्राउंड हुआ तो मुझे किसी ने नहीं उठाया। किस किस चीज़ को पीटीए लेके बैठेगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इस आईनी तरमीम के बाद पीटीए ख़त्म हो गई है। बेशक उसका नाम बरकरार है, लेकिन प्रैक्टिकली वो दैट इज़ फिनिश्ड। उसके जो चेयरमैन हैं, उनके पास जब उनकी पार्टी के लोग जाते हैं, उनका पहला सवाल ये होता है कि मेरे लिए क्या किया। वो पिछली दफ़ा 40-45 मिनट की मीटिंग उनके साथ कराएगी कि वो आईनी तरमीम के ऊपर जो है ना उनसे हिदायत लेने के लिए गया, और 40-45 मिनट से इसी बात में सर्फ कर दिया उन्होंने कि जी मेरा क्या किया, तुम लोग मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो, मैं जेल में पड़ा उसार रहा हूँ। और उनके लीडर बाहर आकर कहते हैं कि हमारा चेयरमैन कह रहे हैं कि मैं 100 साल भी जेल में रहना पड़ा तो रहूँगा। हालांकि हक़ैक़ जो हर एक को पता है कि वो जेल में बहुत तंग आ चुके हैं। और उनकी जो जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई थी, उस जेल में तमाम कैदियों की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई थी, वो पाबंदी भी एक्सटेंड कर दी गई, यानी कि अब फिर उसके बाद उनका कोई भी मुलाकाती उनको मिलने के लिए नहीं जा सकेगा टिल फर्दर ऑर्डर इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए। तो ये अपने साथ जुल्म खुद कर रहे हैं। क्यों? इनका कोई दीन ईमान नहीं है। ये अपने आप को इंगेज किया रखा है इन्होंने मौलाना फजल रहमान के साथ, और दिन रात पता नहीं दिन में कितने कितने चक्कर मौलाना फजल रहमान के घर पर ये लगाते थे। उसको मौलाना फजल रहमान के पास, जिसको जो हमेशा डीजल के नाम से याद करते थे। अब मौलाना फजल रहमान उनके काबिल एहतराम भी हो गए थे, लेकिन आखिर पर फिर उन्होंने मौलाना फजल रहमान की पीठ में छुरा घोंपा। कैसे? कि जब मौलाना फजल रहमान आपके साथ बातचीत कर रहे थे और इधर से पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो के साथ भी इंगेज थे, और उन्होंने कुछ आइनी तरामीम पर इत्तफाक कर लिया, और उसमें कुछ तरामीम में मज़ीद जो है ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, कुछ क्लास निकलवाई और कुछ नई डलवाई, और एक मसौदा तैयार किया जो कि सबको काबिल कबूल था। कम अज़ कम पीटीए के लोगों को इतनी शर्म हो होनी चाहिए थी कि वो उनके अलाइज हैं, उनके हामी हैं, उनके साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं और उनका साथ देने के लिए तहरीक पे तैयार हैं, तो उनका ही कम से कम कुछ लिहाज कर लेते। और उन तरमीम को तो वो उनके वोट दे देते थे जो जिसमें मौलाना फजल रहमान ने जो तरमीम पेश की थी, मौलाना फजल रहमान ने जो क्लासेस पेश की थी, कम अज़ कम उनका तो साथ दे देते ना। उसमें वो कम अज़ कम कह देते कि ठीक है जी हम इनकी हिमायत करते हैं। लेकिन उन्होंने तो टोटली बाइकाट कर दिया। मतलब ये कोई असम्बली को कुछ समझते ही नहीं है। और उस बाइकाट के बाद मेरा ख्याल नहीं है कि आप मौलाना फजल रहमान साहब उनके साथ चल सकें आइंदा के लिए। और ये चीज़ें होती हैं जो पीटी अपने ज़ाती मफादात के लिए मुल्क कौम के मफादात को पसे पुश डाल देती है और अपने ज़ाती मफाद को इन फ्रंट ऑफ देम रखती है, और उसका नतीजा ये होता है कि फिर उसके बाद ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, जो अब उनके साथ हो रहा है। अब मुझे पीटी के चेयरमैन के बारे में सख्त खदशात लायक हैं कि अब उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। और हुकूमत ने जो पहले दिन से कहा था कि 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलविस हैं उनको कोई माफ़ी नहीं दी जाएगी और उनके साथ जो है वही सलूक किया जाएगा जिसके वो मुस्तहिक है, तो शायद अब वो टाइम आ गया कि इस अमेंडमेंट के बाद पीटीए के चेयरमैन के साथ भी वही सलूक किया जाएगा जिसके लिए वो मुस्तहिक हैं। हम कहें या ना कहें, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट जिस सलूक का उनको मुस्तहिक समझती है, अब उनके साथ वो सलूक किया जाएगा। और अब कोई बंदा सड़कों के ऊपर तहरीक चलाने के लिए नहीं आएगा। आज तक के लिए इतने काफ़ी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत होगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया।